हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लेकर आता है और साथ ही साथ उम्दा क्वालिटी का कंटेंट। टीचर्स आपको बहुत ही डीपली हर एक लाइन्स, हर एक पॉइंट्स, हर एक टॉपिक को समझाते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। जब ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं और साथ ही साथ ये तो सब कुछ फ्री मिल रहा है। अगर हम 100% आपको फ्री एजुकेशन बोल रहे हैं तो 100% ही फ्री है। ऐसा नहीं है कि 99.9% भी ये कहे कि फ्री है और बाकी 1% के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। मतलब यहाँ पर आप आइए, जितने चाहें जितने वीडियो देखने हैं आप देख सकते हो। एक ही वीडियो को अगर आप कई बार देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए ना आपको कोई पेमेंट करना है, ना कोई कूपन लेना, ना ही कोई पैकेज परचेज करना। ना इवन ऐसा है कि हम बोल दें कि भाई 2 वीडियो देख लिए, इसके आगे का वीडियो का पेमेंट दीजिए। कुछ भी नहीं करना। आप जितना चाहें उतना वीडियो देख सकते हो यहाँ पर आके। तो ये सभी आपको फ्री मिल रहा है। कहाँ पर? यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे और हमारे ऐप जो कुछ जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तीनों जगह आप कहीं पे भी जाएंगे आपको 100% फ्री वीडियोज़ ही मिलेंगे। इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना। हाँ, लेकिन अगर आप हमारे वेबसाइट पर और आप हमारे ऐप पे आते हैं तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज मिलेंगी, जितना चाहे। मतलब जैसे अब अरेंज का मतलब क्या होता है, जैसे अब हम लोग स्कूल जाते हैं, बुक्स हमारी हैं, कोई भी सब्जेक्ट की बुक उठाइए, आपने बुक उठाई, उसमें देखा कि आपने हर एक चैप्टर एकदम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है और हर चैप्टर के अंदर हर एक चीज़ लाइन से है, सारे टॉपिक्स लाइन से दिए गए हैं। होता है ना, यही होता है। लेकिन अब क्या है, हम अगर उसको हम सर्च करते हैं, नेट पे जाके सारी चीज़ें सर्च करते हैं, तो हमें एक टॉपिक हमने देख लिया, दूसरा टॉपिक के लिए फिर से सर्च डालो, फिर से देखो, ढूंढो, फिर सेलेक्ट करो उसमें कौन सा बेस्ट है जो हम देखें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमारे किसी भी आप ऐप पे आइए या आप हमारे वेबसाइट पे आइए। सबसे पहले आपको आपका मीडियम सेलेक्ट करना है। हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, जो भी आपका मीडियम है आप उसे सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करते ही आपके सामने सारी क्लासेस आ जाएंगी। उन क्लासेस में आपकी जो क्लास है उसे आप सेलेक्ट कर लो। उसको जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, आपके सामने सारे सब्जेक्ट, सारी बुक है। आपका सब्जेक्ट बुक सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करते ही जैसे आपने बुक सिलेक्ट किया, बुक के अंदर जितने भी चैप्टर हैं सब लाइन से हैं, सारे आपके लाइन से आ गए। अब आपको आता है जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें भी आपको डाउट आ रहा है, जिसे भी आप समझना है, उसे आप क्लिक करो। क्लिक आपने जैसे ही किया तो उसमें होता है ना, अब भाई चैप्टर में तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो हर एक टॉपिक का आपका अलग अलग वीडियो बना हुआ है। तो आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप ऑटोमेटिकली देखते जाओगे। एक स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग का, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो करते आप उसके सारे कनेक्टिंग टॉपिक एक के बाद एक देख सकते हो। मतलब एक देखने के बाद आपको दूसरा देखना या सर्च करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब ये तो जब आप सारे वीडियो देख लोगे तो आपका एक पैटर्न कंप्लीट होता है, वो है आपका क्या, डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो हम होते हैं चैप्टर पूरा पढ़ें और समझें, वो काम हमने कर लिया सबसे पहले। फिर उसके बाद हम आते हैं जो चैप्टर के बाद क्वेश्चंस होते हैं ना, आपके बुक में दिए रहते हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसके सॉल्यूशंस रहेंगे। अब ये दोनों तो हमारा तैयार हो गया। अब इसके बाद आता है हमसे क्वेश्चन 2 मेथड में पूछे जाते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सब्जेक्टिव। तो हमने एक वीडियो बना दिया उसी चैप्टर का, जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे। हर चैप्टर का अलग अलग है। जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे उसी चैप्टर के पूरे चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यूज, यानी कि बहुविकल्पीय। उस पूरे चैप्टर के आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल गए, उनको पढ़ के रेडी कर लीजिए। अब उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आ गए सब्जेक्टिव। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें आपका टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपको क्या मिल रहा है, जो पिछले कुछ सालों में आपसे बोर्ड एग्जाम में या आपके इंटरनल एग्जाम में जैसे भी पूछे गए, उन सारे क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है और इसके अलावा कुछ और नए क्वेश्चन शामिल कर दिए, जो आपको यहाँ प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चंस के बारे में और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हो गए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस आपके रेडी। अब आ जाता है कि अब भाई एग्जाम या टेस्ट होते हैं तो उस दौरान हमें चैप्टर को रिवाइज करना होता है। तो एक हमारा रिवीजन जो है वो वीडियो है, वो है 1 शॉट रिवीजन। अब 1 शॉट रिवीजन में क्या है, जो आपने एक्सप्लेनेशन अलग अलग टॉपिक के पढ़े थे, अब आप एक ही वीडियो में वो सारे टॉपिक समझेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे उससे रिलेटेड। सर क्विक रिवीजन हो गया। अब ये तो हमने पूरा तैयार कर दिया। अब इसके बाद बारी आती है हमारे एग्जाम्स की।
फाइनल एग्जाम्स भी ज़रूरी होते हैं ना। तो चाहे आपके इंटरनल एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, जिस तरह के भी एग्जाम्स हो, उन सभी की प्रिपरेशन हम कराएंगे। कैसे? अब सारा जितना भी आपका सिलेबस आ रहा है उसको हम पहले रिवाइज कराएंगे आपको। रिवीजन के बाद हम सैम्पल पेपर सॉल्व कराते हैं। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग सैम्पल पेपर्स आपके पास में आते हैं, उनको हम सॉल्व कराएंगे। फिर उसके बाद हम लेकर आते हैं जो बोर्ड एग्जाम क्लासेस हैं, उन क्लासेस में रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करा देंगे। तो इस तरीके से हम पूरा साल आपकी पढ़ाई अच्छे से कराते रहते हैं ताकि आप अच्छे से अपने सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सको। तो ये तो सब पूरी अच्छी तैयारी हो गई है ना। तो जब अच्छी तैयारी हो जाएगी तो एग्ज़ाम अच्छे होंगे, मार्क्स अच्छे होंगे, आप खुश, घर वाले खुश, तो फिर क्या बात, तो हम तो ऑटोमेटिकली खुश है ना। तो ये सारी खुशी आपको मिल रही है 100% फ्री भाई। तो इसका फ़ायदा उठाइए और बढ़िया बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं आज के वीडियो पे। आज का हमारा वीडियो है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है शतज भाग 2। आप सभी को पता है कि क्लास 10th में 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और बी। कोर्स ए में हमारी 2 बुक चलती है, शतज भाग 2 और कृतिका भाग 2। उसी तरह कोर्स बी में 10th में जो बुक चलती है वो है स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। तो आज हम करा रहे हैं कोर्स ए की हमारी हिंदी की मेन पुस्तिका जो है वो है क्षितिज भाग 2। उसमें 2 खंड विभक्त हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। तो आज हम करा रहे हैं हमारे गद्य खंड का अध्याय है संस्कृति, जिसके राइटर हैं भंदत आनंद कौसलायन। संस्कृति क्या है, संस्कृत पुरुष क्या है, सभ्यता क्या है, ये सभी कुछ इस पार्ट में हमको समझाया है कौसलायन जी ने, जिसे हमने समझा भी है, ठीक है ना। तो ये सारा जब हम समझ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कर लिया, हमने एमसीक्यूज भी इसके किए हुए हैं और 1 शॉट रिवीजन ये भी कर लिया है। तो अब हम लेकर आ गए एक हमारा नया वीडियो जो है MIQs यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो फुल ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिनमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल हैं और कुछ न्यू क्वेश्चंस शामिल किए हैं जो आपसे आगे आने वाले साल में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जरा फटाफट रेडी कर लें हम इनको, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी ये नए चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेस। तो नंबर 1 जो हमारे पास में प्रश्न है, सभ्यता और संस्कृति जैसे शब्द और भी भ्रामक कब बन जाते हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि ये है क्या। तो अब ये एक तो ऐसे ही नहीं समझ में आते और ऊपर से और डाउट कब क्रिएट करते हैं। सभ्यता और संस्कृति जैसे शब्द तब और भी भ्रामक बन जाते हैं जब इन शब्दों के साथ आध्यात्मिक, भौतिक विशेषण आदि जुड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति इनका अर्थ गलत सलत हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अब यहाँ पर संस्कृति है और सभ्यता शब्द, ये 2 शब्द है। अब इन्हीं के साथ बोल दो आध्यात्मिक सभ्यता या आध्यात्मिक संस्कृति, या भौतिक सभ्यता या भौतिक संस्कृति। एक तो सभ्यता और संस्कृति शब्द ऐसे ही बहुत कंफ्यूजिंग है, और उनमें जब ये आध्यात्मिक और भौतिक जैसे शब्दों को हम आगे जोड़ देते हैं, यानी इन विशेषण शब्दों को उनके साथ जोड़ देते हैं, तब ये हमारे अंदर और ज्यादा डाउट को क्रिएट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आग के आविष्कारक को बड़ा आविष्कर्ता क्यों कहा गया है। अब क्यों है, अब यहाँ पर जब आग का आविष्कार हुआ तो तभी से मनुष्य ने थोड़ा सभ्य बनना शुरू किया। अब जब आग नहीं थी तो जाहिर सी बात है हम खाना पकाकर नहीं खा रहे थे, हम शिकार कर रहे थे, कच्चा खा रहे थे, या खेतों से ऐसे ही उखाड़ कर खा रहे थे। तो हमारे अंदर जो है अभी तक एक सभ्य व्यक्ति की एक जो पहचान होती है वो हमारे अंदर नहीं आई थी। तो जो आविष्कर्ता व्यक्ति था वो क्या था, वो एक संस्कृत व्यक्ति था, क्योंकि उसने उसका आविष्कार किया था। तो देखिए क्या है, आग के आविष्कारक को बड़ा आविष्कारकर्ता इसलिए कहा गया है क्योंकि आग के आविष्कार ने मनुष्य को सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्योंकि जब आग नहीं थी तो जैसे आप जान रहे हो कि हम सब कुछ कच्चा खा रहे थे, तो उसी तरीके से हम और भी चीज़ें थी, हम आग को नहीं जानते थे, अपने आप को ठंड से नहीं बचा पा रहे थे, हम जानवरों से अपने आप को बहुत रक्षा नहीं कर पा रहे थे। तो जब आग का आविष्कार हुआ तो हमने बहुत सारी चीज़ों को जानना और समझना शुरू कर दिया और धीरे धीरे हमारी सभ्यता पनपना शुरू हुई।
इससे एक ओर मनुष्य के पेट की ज्वाला शांत हुई तो दूसरी ओर उसे प्रकाश और ऊष्मा भी मिली। यानी कि रात के समय जो अंधेरा हम फेस करते थे, चांद की रोशनी होती थी उस समय, उसी से काम चलता था। जब आग आ गई तो रात में हमें प्रकाश भी मिला और ऊष्मा भी मिली, क्योंकि रातें ठंडी हुआ करती थी तो उस जगह हमको वहां से उससे गर्मी भी प्राप्त हुई। क्योंकि अब देखिए, जब आग नहीं थी तो वो भाई प्रागैतिहासिक काल की बात करी जा रही है। तो उस समय जो पृथ्वी का टेम्परेचर था वो भी बहुत कम था, आज के मुकाबले बहुत कम था। तो उस समय दिन तो नॉर्मल होते थे लेकिन रातें बहुत ठंडी नॉर्मल जो हो जाया करती थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाया करती थी। तो उस समय अपने आप को ठंड से बचाने के लिए क्या करना पड़ता था, जब आग नहीं थी तो दिक्कत होती थी, जब आग हुई तो हमने गर्मी जान ली। प्रश्न संख्या 3 है, संस्कृति और सभ्यता क्या है। अब आपको ये बताना है कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। इस पार्ट में बहुत ही क्लियरली इस चीज को बताया गया है। संस्कृति एक संस्कृत मनुष्य की वह योग्यता, प्रेरणा अथवा प्रवृत्ति है जिसके बल पर वह किसी नए तथ्य का दर्शन करता है। इस संस्कृति के द्वारा समाज के लिए कल्याणकारी आविष्कार कर सकता है, जो मनुष्य को सभ्य बनाने में सहायता करता है, वही सभ्यता है। अब इसको अब ऐसे समझो कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज का अगर आविष्कार करता है, हम कोई भी आविष्कार कर रहा है, जैसे न्यूटन हुए या आइंस्टाइन हुए, इन्होंने बहुत सी सारी चीज़ों का आविष्कार किया, तो ये एक संस्कृत व्यक्ति थे। अब इनके जरिए जो आविष्कार हुआ वो संस्कृति थी, क्योंकि उसी के कारण मनुष्य ने बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में सीखी, जानी, पहचानी और अपने जीवन को सुधारा। अब उसकी पहली बात तो उन्होंने जिस चीज़ से प्रेरणा ली, मान लो जैसे अब ग्राहम बेल है, ग्राहम बेल ने क्या किया, उसने आविष्कार किया टेलीफोन का। अब टेलीफोन का उसने आविष्कार क्यों किया, वो उसकी जो भी प्रेरणा रही हो, और तो वो क्या हुआ, वो संस्कृति थी, क्योंकि उसने किसी चीज़ से प्रेरणा लेके तो ये चीज़ बनी होगी। तो ग्राहम बेल के बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करें तो शायद हम उनके बारे में जान पाएँ कि उन्होंने क्यों इसका आविष्कार किया। तो अब ये सारी चीज़ें क्या थी, जब उसको जिस चीज़ से प्रेरणा मिली वो संस्कृति थी। अब ये जिसने आविष्कार किया ग्राहम बेल क्या कहलाया, वो एक संस्कृत व्यक्ति कहलाया। अब जब इन्होंने ग्राहम बेल ने आविष्कार किया टेलीफोन का, तो उसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत सारे सुधार हुए। अब क्या सुधार हुए, देखिए, हम कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा कर पाए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में सुधरती चली गई और हम धीरे धीरे सभ्य होते गए, मतलब हम अपने जीवन में सभ्यता लेकर आते गए। तो वो क्या कहलाई, सभ्यता कहलाई। अब इसको ऐसे समझिए कि ग्राहम बेल जो हैं, उन्होंने फ़ोन का आविष्कार किया तो वो संस्कृत हैं, लेकिन उसके अलावा बाद में अगर कोई मोबाइल का या जिसका भी आविष्कार करे, वो संस्कृत नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने उसी इनोवेशन पे, यानी कि उसी आविष्कार में इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, इसलिए वो संस्कृत व्यक्ति नहीं कहलाएगा। जो नई चीज़ का आविष्कार करता है वो आपका कहलाता है संस्कृत। अब उसी आविष्कार में अगर कोई सुधार करता जाए तो वो संस्कृत नहीं कहलाता है। तो समझ गए ना आपकी संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। प्रश्न संख्या 4 है, एक संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर है। जो मैंने अभी बताया वो चीज़ यहीं बताई गई। जब कोई आविष्कार करता है तो वो कहलाता है संस्कृत मानव, ठीक है। तो क्या है, एक संस्कृत मानव वह है जो अपने ज्ञान एवं बुद्धि विवेक से किसी नए तथ्य का दर्शन और आविष्कार करता है, जैसे कि हमने बताया ग्राहम बेल। फिर आते इसके विपरीत सभ्य मानव वह है जो इन आविष्कारों का उपयोग करके अपना रहना सुधारता है और सभ्य बनता है। अब ग्राहम बेल की वजह से हमारा जीवन जो है वो सुधरा, हमने अपने जीवन में बहुत सुधार लाया, बहुत सारी चीज़ें करी, तो हम क्या हो गए, सभ्य मानव हो गए, क्योंकि उनके किए हुए आविष्कार को हम आज अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे अपने जीवन को सुधार रहे हैं। तो हम हुए क्या, सभ्य मानव। तो समझ में आ गया, जो आविष्कार करता है वो संस्कृत मानव और उसकी वजह से जिनको जीवन में सुधार होता है वो सभ्य मानव कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, न्यूटन से भी अधिक ज्ञान रखने वाले और उन्नत जीवन शैली अपनाने वाले को संस्कृत कहेंगे या सभ्य, और क्यों। अब यहाँ पे क्या है, न्यूटन से अधिक ज्ञान रखने वाले या न्यूटन से अधिक जानने वाले लोगों को हम संस्कृत मानव कह सकते हैं या नहीं, या हम सभ्य मानव कहेंगे। तो यहाँ पर आविष्कार किसने किया, न्यूटन ने किया। किसका, ग्रेविटेशन फोर्स का, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का। तो वही न्यूटन से अधिक ज्ञान रखने वाले और उन्नत जीवन शैली अपनाने वाले व्यक्ति को सभ्य कहा जाएगा।
क्योंकि उसने किसी चीज़ का आविष्कार नहीं किया है। उसने ग्रेविटेशन जो उन्होंने आविष्कार जिस चीज़ का पता लगाया उसकी वजह से उनके जीवन में सुधार आया है। हम माने कि हम न्यूटन से चाहे जितना अधिक हम ज्ञान रखते हों, जितने ज़्यादा हम पढ़े लिखे हों, मगर हम संस्कृत मानव नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हमने किसी चीज़ का आविष्कार नहीं किया है। हम लोगों के किए गए आविष्कार से अपने जीवन को सुधार रहे हैं, इसलिए हम सभ्य मानव हैं, संस्कृत मानव नहीं कहलाएंगे। चाहे हम जितना उनसे ज़्यादा हुनर रखते हों, जितना ज़्यादा पढ़े लिखे हों, चाहे कुछ भी कर लें। क्योंकि ऐसा व्यक्ति न्यूटन द्वारा आविष्कृत गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अलावा भले ही बहुत कुछ जानता हो, पर उसे किसी नए तथ्य का आविष्कार नहीं किया है। ये देखिए ना, अब हम क्या है, हम गुरुत्वाकर्षण के अलावा उसके आगे गुरुत्वाकर्षण से ही बहुत से सारी चीज़ें पनपी, हम उनके बारे में भी जानते हैं, उनसे जो और भी चीज़ों का हम फ़ायदा उठा रहे हैं वो भी हम जानते हैं। लेकिन हम क्या है, न्यूटन के जैसे हम संस्कृत नहीं बन सकते, क्योंकि हमने किसी नए चीज़ का आविष्कार नहीं किया है, बल्कि दूसरों के आविष्कारों का प्रयोग करते करते सभ्य बन गए। हम कौन है? हम सभ्य मानव, क्योंकि हमने दूसरों के आविष्कारों का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए उसको इस्तेमाल करते करते हम अपने जीवन को सुधारा है, तो हम क्या हो गए? हम सभ्य मानव हो गए। प्रश्न संख्या 6 है, संस्कृत व्यक्तियों के लिए भौतिक प्रेरणा का क्या महत्व है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर जो भौतिक उदाहरण आपसे बोला जा रहा है, भौतिक प्रेरणा जो है, जिस चीज़ से उनको क्या कहते हैं, आविष्कार करने की जो प्रेरणा मिलती है, उनसे बात करी जा रही है। संस्कृत व्यक्तियों का सदा ही प्रयास रहता है कि वे अपनी बुद्धि और विवेक से नए तथ्य की खोज करें। वो हमेशा क्या है, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे नई चीज़ों का आविष्कार होता रहे। इसमें भौतिक प्रेरणाओं का बहुत बड़ा योगदान है। भौतिक प्रेरणाएं यानी कि हमारे सामने जो प्रेजेंट चीज़ें हैं वो हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा प्रदान करती हैं। ऐसा व्यक्ति ये तन बाका और पेट भरा होने पर भी खाली नहीं बैठता। अगर कोई व्यक्ति जो है जिसके अंदर वो नई चीज़ को खोजने और जानने का अगर होता है, उनको हुनर होता है, तो वो व्यक्ति का क्या है, अगर उसके सर पे कपड़ा भी है, बढ़िया शरीर स्वस्थ है, पेट भरा है, तो ऐसा व्यक्ति शांत नहीं बैठेगा, वो हमेशा कार्यशील रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग का जो कीड़ा है वो चलता रहेगा। वो हमेशा क्या है, वो खोज करना चाहता है कि भाई इससे ऐसा क्यों हो रहा है, उससे ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये जो सोच होगी, जो नया चीज़ उपजाना चाहता है, वो चाहे जितनी भी अच्छी कंडीशन में हो, वो शांत नहीं बैठ सकता है और भौतिक प्रेरणाओं के प्रति जिज्ञासु बना रहता है और इस जिज्ञासा को शांत करने में प्रयासरत रहता है। अब जैसे इसको आप यहाँ पर ऐसे लीजिए, न्यूटन था, न्यूटन तो आराम कर रहा था पेड़ के नीचे, फल ऊपर से नीचे गिरा, तब उसको पता चला कि हर चीज़ नीचे ही क्यों आती है, टूटकर ऊपर क्यों नहीं जाती। तो उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पता किया, ये चीज़ हुई। अब यहाँ पर क्या था, वो तो आराम कर रहा था, उसका जीवन अच्छे से चल रहा था, पेट भरा था, बढ़िया से पेड़ के नीचे छांव में लेटा आराम कर रहा था, लेकिन तब भी उसका दिमाग उस चीज़ पर चलता रहा। अर्थात वो एक संस्कृत व्यक्ति था, वो खोज करना चाहता था, इसलिए उसका दिमाग शांत नहीं था, वो हर चीज़ की खोज के लिए था। तो यहीं पर बताया गया कि जो संस्कृत व्यक्ति होता है वो भौतिक प्रेरणा यानी कि अपने आसपास घट रही घटनाओं से वो प्रेरणा लेता रहता है और नई चीज़ों की खोज करता रहता है। अब न्यूटन के पास भौतिक प्रेरणा क्या थी? उस सेब का नीचे गिरना, ठीक है ना। अब सेब नीचे गिरा तो ये उसकी प्रेरणा थी, आखिर ये नीचे ही क्यों गिरा, तो उसने इस चीज़ के बारे में पता लगाया। तब उसे पता चला कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर एक चीज़ को नीचे अपनी तरफ खींचती है, जो पृथ्वी के अंदर है। तो उससे ये चीज़ पता करी। तो ये भौतिक प्रेरणा न्यूटन के लिए क्या थी? वो गिरता हुआ सेब जो नीचे गिरा पेड़ से। प्रश्न संख्या 7 है, सिद्धार्थ ने मानव संस्कृति में किस प्रकार योगदान दिया है? सिद्धार्थ यानी जो महात्मा बुद्ध बने, उनके लिए। सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, जिनके पास सुख सुविधाओं का विशाल भंडार था। भाई एक राजा के पुत्र थे, भरा पूरा राज्य था, पत्नी थी, पुत्र था, माता पिता थे, धन था, वैभव था, सारी सुख सुविधाएं थी। तब भी उन्होंने क्या किया था? उसको त्याग दिया था ना। तो विशाल भंडार था, पर सिद्धांत को मानवता का दुख दुखी कर रहा था।
उन्होंने इस दुखी मानवता से के दुख के निवारणार्थ अपने सुख को ठोकर मारकर ज्ञान की प्राप्ति हेतु निकल पड़े, जिसका लाभ उठाकर मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सके। अब ऐसे बताइए, देखिए सिद्धार्थ जो राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, उनके पास सारी सुख सुविधा वैभव सब कुछ था, लेकिन चूंकि वो एक संस्कृत मानव थे तो इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद भी उनका दिमाग जो है वो उनको एक भौतिक प्रेरणा मिली। वो भौतिक प्रेरणा क्या थी? उन्होंने देखा गरीब लोगों को, रास्ते से जाते शव को, ये सारी चीज़ें उन्होंने दुख का कारण जानी। तो अब उस दुख के निवारण के लिए उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम दुख का निवारण चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें मोक्ष प्राप्त करना होगा। तो इस मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाएं त्याग दी और जो है वो मानवता के दुख के निवारण के लिए खुद अपने आप को दुख देने के लिए चल पड़े। उन्होंने सब त्याग दिया, साधु संत के उन्होंने कपड़े धारण कर लिए, जंगलों में रहकर साधना करने लगे। अब देखिए, चूंकि वो एक संस्कृत व्यक्ति थे तो उनके दिमाग में सारी चीज़ें चलती रही कि आखिर ये क्यों है, किस लिए है, हम इतने पूरा जीवन इतना अच्छा सब कुछ अर्जित करते हैं लेकिन लास्ट में तो हमें 4 कंधों पे चढ़कर शमशान ही जाना है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके वो उत्तर चाहते थे और मानव जीवन के हो रहे दुखों से बहुत दुखी थे। तो इसीलिए उन्होंने सब कुछ त्यागा, अपना सारा सुख त्यागा और मानवता के दुख के निवारण के लिए उन्होंने जंगल में जाकर साधना करी। तो ये है एक संस्कृत, मानिए, जो जिसका पेट भरा है, तन ढका है, सब कुछ है, लेकिन तब भी क्या है, वो जो है कुछ ना कुछ खोज में लगा ही रहता है। प्रश्न संख्या 8 है, संस्कृति के असंस्कृति बनने का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए बताइए कि इस असंस्कृति का परिणाम क्या है। संस्कृति क्या होती है? मतलब जो नई चीज़ें जिससे हमें प्रेरणा मिली और हम नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं। तो असंस्कृति या क्या हो गई? मानव अर्थ के जितना भी प्रजाति है, सबके प्राणी हैं, सबके कल्याण के लिए जो काम किया जाए। असंस्कृति क्या हुई? उसी के विपरीत, जो कल्याण के लिए काम ना करे, जो विनाश के लिए काम करे। तो देखिए क्या है, संस्कृति मनुष्य का सदा कल्याण करती है। जब संस्कृति से कल्याण की भावना समाप्त होती है तो वह असंस्कृति बन जाती है। अब क्या संस्कृति क्या है? हमेशा वो काम करेगी जिससे इस धरती का, पूरी प्राणी जाति का, मानव जाति का हमेशा कल्याण हो, हमेशा अच्छा ही हो, तो वो क्या कहलाएगी? संस्कृति कहलाएगी। लेकिन जब ये मानव कल्याण की भावना या प्राणी कल्याण की भावना इस संस्कृति से हट जाती है तो क्या हो जाता है? तब वो असंस्कृति बन जाती है। संस्कृति मनुष्य को सभ्य बनाती है, परंतु इस असंस्कृति का परिणाम यह होगा कि सर्वत्र असभ्यता का बोलबाला होगा, जिससे मनुष्यता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे हमारे यहाँ जो ये अणु और परमाणु का जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ें हमने पता लगाई, वो डॉक्टर CV रमन ने लगाई। ठीक है, हम सभी को पता है। ये क्या था? मानव कल्याण के लिए उन्हें किया, लेकिन अब उसका इस्तेमाल जो है एटम बम बनाने में होने लगा। तो उन्होंने किस लिए किया था? उन्होंने संस्कृति के लिए किया था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका इस्तेमाल किस लिए हुआ? वो असंस्कृति, यानी कि जिससे कल्याण की भावना हट गई। क्योंकि अब जब परमाणु बम बनेंगे तो क्या होगा? उससे विनाश होगा। वो कहीं अगर फटेगा या उससे लीकेज होगा रेडिएशन का तो क्या होगा? उससे हमेशा मानव का कल्याण तो हो नहीं सकता, हमेशा नुकसान ही होगा। तो वो क्या हुआ गया? असंस्कृति हो गई। तो समझ में आया, संस्कृति क्या है? हमेशा मानव के कल्याण के लिए कार्यरत रहेगी। और जब इस जो मानव कल्याण की जो भावना है वो संस्कृति से हट जाती है तब वह असंस्कृति बन जाती है। प्रश्न संख्या 9 है, संस्कृति का कूड़ा करकट किसे कहा गया है? अब क्या है, हमारा जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहता है, चलता रहता है। तो अब क्या है, जब मान लीजिए आज से आप 100-200 साल पहले जाओ तो हमारे यहाँ बहुत सारी कुप्रथाएं और परंपराएं थी, बहुत कुछ था, वो उसी हिसाब से चलती थी उस समय में। लेकिन धीरे धीरे जब हमने डेवलपमेंट किया तो वो सड़ी गली जो भी परंपराएं थी उनको हम हटाते गए, मिटाते गए। जैसे अब पहले क्या होता था? बाल विवाह होता था, बच्चों का विवाह हो जाता था जिस समय उनको समझ नहीं रहती थी। फिर क्या होता था? उसमें बहुत से बच्चे जो लड़की विधवा हो जाती थी, तो उस विधवा उसको उसी रूप में रहना पड़ता था, उसकी विधवा क्या विवाह नहीं होता था। और अगर पति मर गए तो एक सती प्रथा भी होती थी,
होती थी ना। तो ऐसी तरह की बहुत सारी कुप्रथाएं थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ये सारी चीज़ें ख़त्म होती गई। हमारे यहाँ अब बाल विवाह बहुत कम होते हैं। अब बच्चों की एक एज डिसाइड कर दी गई, उसके बाद उनकी शादी होती है। अब विधवा जो हो जाते हैं उनका पुनर्विवाह भी हो जाता है, होता है, बिल्कुल होता है, सभी जगह हो रहा है। फिर उसके अलावा आप ये देख रहे सती प्रथा तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, जब समय बदलता है तो क्या होता है, हमारी जो ये परंपराएं भी हैं, जो चीज़ें हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस समय जो ऐसी भी सिचुएशंस में ये चीज़ें बनाई गई हों, लोगों ने फॉलो किए, लेकिन आज के समय की वो मांग नहीं है। तो ये जो सड़ी गली परंपराएं होती हैं, ये हमारी संस्कृति का कूड़ा करकट होती हैं, जो बिना किसी वजह के मानी जा रही होती है। तो देखिए क्या है, संस्कृति का कूड़ा करकट उन चली गई परंपराओं और कुरीतियों को कहा गया है जो समाज के विकास में बाधक सिद्ध होने के साथ ही मानवता हेतु अकल्याणकारी सिद्ध होती है तथा कुछ लोगों को दबाने का प्रयास करती हैं। तो मतलब आप देखेंगे कि ऐसी परंपराएं बहुत रही पहले समय में जो हमेशा स्त्रियों को दबाती रही, या फिर वो जो निम्न जातियां थीं उनको और से और दबाती गई। तो ये जो चीज़ें थी वो हमेशा क्या है, समाज के एक वर्ग को हमेशा दबाने का काम करती हैं और दूसरे वर्ग को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का काम करती हैं। इसलिए इसे संस्कृति का कूड़ा करकट कहा जाता है, क्योंकि ये समानता का भाव नहीं पैदा करना चाहती। ये किसी एक वर्ग को शक्तिशाली बनाती है और किसी एक वर्ग को बहुत ही ज़्यादा उसका शोषण करती हैं और उसे दबाती हुई चली जाती हैं। प्रश्न संख्या 10 है, संस्कृति पाठ का उद्देश्य या उसमें निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। अब ये जो पाठ हमारे सामने रखा गया, ये किस उद्देश्य से रखा गया है? संस्कृति पाठ का से स्पष्ट होता है कि ज्ञानी एवं बुद्धिमान लोगों द्वारा नए नए आविष्कार करने की प्रेरणा उनकी संस्कृति है, जिससे मानव का कल्याण होता है। इसी संस्कृति का परिणाम सभ्यता है। संस्कृति के मूल में कल्याण की भावना समाई होती है। मनुष्य को अपने कार्यों से कल्याण की भावना में कमी नहीं आने देना चाहिए। मनुष्य का सदा यही प्रयास होना चाहिए कि उसकी सभ्यता असभ्यता ना बनने पाए। तो हमारी संस्कृति, जो हमारी जो भावना है, जो कुछ मनुष्य संस्कृत हैं, क्योंकि उनकी प्रेरणा का स्रोत संस्कृति रही, उन्होंने बहुत सी सारी नई चीज़ों का आविष्कार किया और उसकी वजह से हम सभ्य होते चले गए और हमारी सभ्यता का विकास होता चला गया। तो ये जो संस्कृति की भावना थी, इसमें मानव के कल्याण की भावना छिपी थी। इसीलिए जो है, जो सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ और हम सभ्य बने। तो ये जो कल्याण की भावना है, वो हमें अपनी प्रेरणा से कभी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि जब आप हटाओगे तो वो असंस्कृति बन जाएगी, यानी कि सभ्यता के विनाश का कारण बनेगी। तो यहाँ पर संदेश है कि संस्कृति हमेशा जो है वो मानव के कल्याण की, प्राणी जाति के कल्याण की भावना से ही ओतप्रोत होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 11 है, संस्कृति पाठ में लेखक ने आग और सुई धागे के आविष्कारकों से क्या स्पष्ट किया? जिसने आग इन्वेंट किया उसके बारे में उन्होंने क्या बोला है, और जिसने सुई धागा इन्वेंट किया उसके बारे में। भाई जिसने इन्वेंशन किया वो कौन रहा? वो जो है हमेशा संस्कृत व्यक्ति रहा, क्योंकि उसकी वजह से सभ्यता का विकास हुआ। आग की वजह से हमने खाने को पकाकर खाना शुरू किया, हमें रोशनी मिली, हमें गर्मी मिलना शुरू हुई। वहीं सुई धागे की वजह से हमने कपड़े पहनना शुरू किया। पहले मनुष्य नहीं पहनते थे कपड़े, तो और उस समय क्या हुआ कि भाई हम किस तरीके से सिल के सारी चीज़ों को हम, तो धीरे धीरे हम सभ्यता का, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक थी और इन्होंने ये बहुत बड़े आविष्कारकर्ता कहे जाएंगे। पाठ संस्कृति के लेखक भन्नत आनंद जी ने आग और सुई धागे के आविष्कारकों से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ये दोनों ही आविष्कारक मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए थे, यानी कि जो इंसान हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए इनका आविष्कार किया गया था। अपने को ठंड से बचाने और भोजन व मांस को पकाकर खाने की प्रेरणा ने इस आविष्कार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की होगी। यानी कि भाई हमें ठंड लगती थी, हम खाना पका के खाना चाहते थे, तो इस वजह से आग का आविष्कार हुआ। ठंड से बचने के लिए कपड़ों की ज़रूरत थी, तो उनको सिलने के लिए हमें सुई धागे की ज़रूरत पड़ी। तो जाहिर सी बात है हमारी आवश्यकताओं ने ही इस चीज़ को जो है आविष्कार करने की प्रेरणा दी होगी। तथा बाद में अपनी अनेक उपयोगिताओं के कारण अग्नि को देवता माना गया। अब अग्नि को देवता क्यों माना गया? क्योंकि ये बहुत उपयोगी थी, है ना भाई। अब हर तरीके की चीज़ में तो था, चाहे खाना पकाना हो, गर्मी देना हो, प्रकाश देना हो, कितनी सारी चीज़ें जो हैं इस आग से ही हमें मिल रही थी, इसलिए इसको देवता बोल दिया गया।
सुई धागे के आविष्कारक के पीछे भी मानव की अपनी ही शीत से बचाने के लिए कपड़े सिलने व पहनने की आवश्यकता ही प्रमुख थी। यानी कि अब ठंड थी होती थी तो अब उसके लिए कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा करने के लिए क्या हुआ भाई, कपड़ा हम फाड़ तो लेते थे लेकिन भाई उसको जोड़ा कैसे जाए, तो जोड़ने के लिए ही जरूर इस सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। मेन बेसिक क्या रहा, वो प्रेरणा थी अपने आप को ठंड से बचाने की। इस आविष्कार से मानव अपने शरीर को कष्टों व मौसम के प्रहार से बचा सका। तो ये आविष्कार क्या थे, वो उससे हमेशा बचाते चले आए। कौन सा आविष्कार था, खाना खाने की जरूरत थी, ठंड से बचने की जरूरत थी, तो धीरे धीरे इन आविष्कारों की वजह से हम सभ्य बनने लगे। प्रश्न संख्या 12 है, संस्कृति पाठ में लेखक के अनुसार सभ्यता क्या है। अब आपको बताना है सभ्यता क्या है। संस्कृति पाठ के अनुसार सभ्यता का विकास संस्कृत से ही होता है। किससे होता है, संस्कृत से। सभ्यता संस्कृति का ही परिणाम है। हमारे खाने पीने के तरीके, ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमन आगमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके आदि सब हमारी सभ्यता ही है। यानी कि जिन आविष्कारों यानी कि संस्कृति के कारण जो है हमने धीरे धीरे डेवलपमेंट किया, तो वो क्या हुआ, वो हमारी सभ्यता बनी, क्योंकि हमने हर पल नई नई चीजें सीखी और उससे अपने जीवन में सुधार लाया। तो इस वजह से जो ये क्या हुआ, हम सभ्यता में आए, तो वही चीजें सभ्यता कहलाई। संस्कृति का एक आंतरिक संस्कार है और सभ्यता एक बाहरी संस्कार है। अब संस्कृति कैसे होती है, संस्कृति हमें अंदर से मिलती है। समझ में आया, कैसे आती है, संस्कृति अंदर से आती, कोई चीज की प्रेरणा हमें मिलती है तो हम नई चीज का आविष्कार करते हैं और उस आविष्कार की वजह से हमारे जीवन में जो बदलाव आते हैं वो सभ्यता कहलाती है। तो आंतरिक क्या हुआ, अंदर से क्या चीज आ रही है, जो प्रेरणा मिल रही है हमको, वो हमारी संस्कृति हुई। और सुधार किसमें हुआ, हमारे रहन सहन, खान पीन, जीने मरने, खाने उठने बैठने आने जाने सब में जो सुधार हुआ वो बाहरी था, इसलिए तो वो सभ्यता। तो समझ में आया, संस्कृति आंतरिक है तो सभ्यता बाहरी है। लेखक के अनुसार संस्कृति से ही सभ्यता का जन्म होता है। तो अब संस्कृति के कारण ही जो है हमारी सभ्यता का डेवलपमेंट होता है। अब जैसे हमारी परंपराएं हैं, ये हमें हमारी संस्कृति है। संस्कृति क्या है, ये हमें जीवन में अच्छा बने रहने, अच्छे संस्कार देती है। सभी का साथ प्रेम करो, परोपकार करो, बड़ों की आदत करो, बड़ों का सम्मान करो। ये सभी चीज़ें क्या है, वो हमारे अंदर इस सभ्यता का डेवलपमेंट करती हैं। ये हमारे अंदर अच्छी विचार लेकर आती हैं, अच्छी आदतें डालती हैं जो हमारे जीवन को सुधारती हैं। तो संस्कृति जहाँ एक सोच है, जो आंतरिक सोच है, वो हम सभ्यता यानी कि अपने जीवन में पालन करके अपने जीवन को सुधारते हैं, अच्छा करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, हमारी सभ्यता बन जाती है। प्रश्न संख्या 13 है, रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाली मनीषी को प्रथम पुरस्कर्ता क्यों कहा गया है। संस्कृति पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। अब इस प्रश्न में बताना है कि रात के तारे झांकने वाली जो मनीषी है उसको पुरस्कर्ता कहा गया, क्यों कहा गया। रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाली मनीषी को प्रथम पुरस्कर्ता इसलिए कहा गया क्योंकि उसका पेट भरा होने और तन ढका होने के बावजूद भी वह यह जानने के लिए बेचैन था कि ये मोती भरा थाल आखिर है क्या। मतलब इसको ऐसे समझिए, हमको अच्छे से खाना मिला, हम अच्छे से पहन रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं। एक दिन हम अपनी छत पे जाके चारपाई पर लेट गए और आसमान देख रहे हैं। अब उस समय तक हमें ये नहीं पता था कि आसमान क्या है। तो वो जो मनीषी रहा उसने क्या सोचा कि भाई ये आसमान काला है, तो इसके ऊपर जो ये सफ़ेद सफ़ेद चमक रहा है, ये मोतियों से भरी थाल, ये मोती हैं क्या। तो अब यहाँ पर ये समझिए कि उसका सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसका दिमाग, उसकी प्रेरणा उसको जो है बेचैन कर रही थी ये जानने के लिए कि ये जो काली थाल है इसमें बिखरे हुए ये सफ़ेद मोती क्या हैं, अर्थात आसमान में चमकते ये तारे हैं क्या, वो जानना चाहता था। तो ये उसकी प्रेरणा का स्रोत बनी। ऐसा संस्कृत व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठ सकता। अब संस्कृत व्यक्ति क्या होगा, वो चाहे जितना कुछ भी कर लो उसके साथ, उसकी सोच हमेशा चलती रहेगी। तो जो नई चीज़ों को जानना चाहता है, परखना चाहता है, उसे चाहे जितनी सुख सुविधाएं दे दो, वो कभी शांत नहीं बैठ सकता। वह कोई नई खोज करके ही दम लेता है। वह अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर अनुसंधान में जुट जाता है।
वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही संस्कृत कहलाने का अधिकारी है और वह प्रथम पुरस्कर्ता कहलाता है। अब मतलब सबसे पहला, क्योंकि उसने क्या किया, वो सब कुछ होने के बावजूद भी वो शांत नहीं बैठा और नई चीज की खोज करता है, इसलिए सबसे पहला जो पुरस्कार है वो उसी को मिलना चाहिए। वह उन चीजों को खोज में नहीं लगता जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। अब क्या है, जैसे आग थी या सुई धागा था, ये हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं था। उसी तरीके से आसमान में चमकते तारे हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं थे। हमारे जीवित रहने के लिए हमारा खाना पीना बस बहुत था, हम जीवित रह सकते थे। लेकिन अब तारे हैं कि नहीं हैं, कि ग्रह हैं कि नहीं हैं, इनको जानने में क्या पड़ा था हमारा। तो जिस व्यक्ति ने इस बारे में खोज करी वो पुरस्कारकर्ता, प्रथम पुरस्कर्ता क्यों कहा, क्योंकि उसने जो खोज करी वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं थी, बस हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए आवश्यक थी, इसलिए उसको पुरस्कृत। क्योंकि कहते हैं ना, आविष्कार हमेशा आवश्यकताओं की वजह से जन्म लेता है, लेकिन यहां आसमान के तारे हमारी किसी आवश्यकता को पूरा नहीं कर रहे थे, बल्कि उन नई वस्तुओं की खोज की तरफ अग्रसर होता है जो अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त होती हैं। अब सहज संस्कृति क्या मतलब, हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है उसकी वजह से हम जो अनुसंधान करते हैं, बस हम अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए, अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए जो आविष्कार को कर रहे हैं, जो हमारी आवश्यकता नहीं है, वो एक्चुअल में जो है एक आविष्कार माना जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, संस्कृति कब असंस्कृति बन जाती है, पाठ के आधार पर बताइए। संस्कृति मानव कल्याण के लिए कार्यरत होती है, उसकी प्रेरणा से चलती है, लेकिन जब वो मानव कल्याण की भावना उस संस्कृति से हट जाती है तब वह असंस्कृति बन जाती है, क्योंकि तब वो विनाश का कार्य शुरू करती है। संस्कृति का अर्थ केवल आविष्कार करना नहीं होता, यह आविष्कार जब मानव कल्याण की भावना से जुड़ जाता है तो हम उसे संस्कृति कहते हैं। समझ में आया? हमेशा दूसरों का कल्याण करने की भावना से जुड़ता है जब। किंतु जब आविष्कार करने की योग्यता का उपयोग विनाश करने के लिए किया जाता है, यानी कि पूरी तरह तबाही फैलाने के लिए किया जाता है, तब यह संस्कृति ही असंस्कृति बन जाती है। अतः यह कहना उचित होगा कि संस्कृति मानव के कल्याण के लिए होती है और उसके विकास तथा ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है, जबकि असंस्कृति का रूप अकल्याणी होता है और वह मानवता को विनाश की ओर लेकर जाती है। अब जैसे आजकल जो है हमने बहुत सारे आविष्कार किए, अब यह आप एसी ले लो, ठीक है, आप इस तरह के वाहन ले लो, ये हमारी सुविधा के लिए है तो, लेकिन इसी विनाश, धीरे धीरे विनाश फैला रहा है, कितना पोल्यूशन हो रहा है। तो ये क्या है, ये जो बॉम्ब हैं, हथियार हैं, ये विश्व में युद्ध का कारण बन रहे हैं। भाई जो जितना शक्ति, जिसके पास जितना हथियार होगा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेगा और फिर वो दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करना चाहेगा और कब्जा करने के लिए वो युद्ध करेगा। युद्ध करेगा तो भाई कितना विनाश होगा। तो इस तरीके से ये जो बॉम्ब हैं, हथियार हैं, ये सारे जो हो रहे हैं, इनका जो आविष्कार किया जा रहा है ये असंस्कृति है। ये कहीं से भी संस्कृति नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इससे हमेशा जो है प्राणी जाति का नुकसान ही होगा। प्रश्न संख्या 15 है, संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए कि हमें सभ्यता किनसे मिली है और किस तरह मिली है। तो हमें सभ्यता किनसे मिली? हमें सभ्यता संस्कृत व्यक्तियों से मिली, उन्होंने आविष्कार किया, हमारे जीवन में सुधार हुआ, हमें सभ्यता मिली, है ना, हम सभ्य बने। संस्कृति पाठ के लेखक ने बताया है कि संस्कृति जीवन का चिंतन और कलात्मक सृजन का से भरा रूप है, जबकि लेखक के अनुसार मनुष्य के रहन सहन का तरीका सभ्यता के अंतर्गत आता है। मतलब हम कैसे रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सभी तरीके हमारी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। इस दृष्टि से सभ्यता को संस्कृति का विकसित रूप कहा जा सकता है। सभ्यता क्या है? वो संस्कृत का ही विकसित रूप है। जो चीजें आविष्कार की गई हैं उन्हीं को हम क्या है, धीरे धीरे उनमें कुछ और इन्वेशन जोड़ते जोड़ते अपने जीवन में पालित कर रहे हैं। न्यूटन ने अपनी बुद्धि शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की, इसीलिए उसे संस्कृत मानव कह सकते हैं। उसने कर तो ली इतनी बड़ी खोज, और उसकी उस खोज का फायदा हमने आगे बहुत सी चीजें उसमें और जानी, तो हमारा जीवन धीरे धीरे सुधरता गया और हम क्या हो गए, हम सभ्य मानव हो गए और हमारी सभ्यता
विकसित हो गई, यानी कि हमारे जीवन शैली में बहुत सी सारी नई चीज़ें जुड़ती हुई चली गई। तो हम इसलिए उनको संस्कृत मानव कह सकते हैं, और उसकी वजह से हमारे जीवन में जो सुधार आया, हमने उसका फ़ायदा उठाया, हमने अपने जीवन में सुधार किया, इसलिए हम सभ्य मानव हुए, और धीरे धीरे हमने बहुत सी और नई चीज़ों को उसमें सीखा भी। आज मनुष्य के पास भले ही इस विषय पर अधिक जानकारी होगी, पर उसमें वह बुद्धि शक्ति नहीं जो न्यूटन के पास थी। मतलब हमारे पास, हम न्यूटन से ज्यादा कह सकते हैं कि बुद्धि थी, ठीक है, लेकिन उसने जो नई चीज की खोज करी वो तो हमने नहीं करी ना, वो उसके पास हमसे ज्यादा बुद्धि थी, इसलिए उसने ये चीज खोजी, हमने उसकी खोजी हुई नई उस चीज में और चीजों को ऐड ऑन किया। तो यहां पर हम संस्कृत मानव नहीं कहला सकते, क्योंकि हमने उसकी खोजी हुई चीजों में वो ऐड ऑन किया था। जो न्यूटन के पास थी, वह इस विषय पर तो केवल न्यूटन द्वारा दी गई जानकारी को ही आगे बढ़ रहा है, इसीलिए वह न्यूटन से अधिक सभ्य तो है किंतु संस्कृत नहीं है। हम न्यूटन से अधिक सभ्य हैं क्योंकि उसकी खोजी गई चीज में हमने ऐड ऑन किया है, लेकिन उसके जैसे हमने उसको खोजा नहीं है, इसलिए हम संस्कृत मानव नहीं हैं। इस प्रकार हमें सभ्यता आग और सुई धागे के गुमनाम आविष्कारों तथा न्यूटन जैसे संस्कृत मानवों से उनके आविष्कारों या ज्ञान के द्वारा प्राप्त हुई है, जो निरंतर आधुनिक मानवों द्वारा आगे बढ़ रही है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने, जिसने आग का आविष्कार किया, या जिसने सुई धागे का आविष्कार किया, या न्यूटन जिसने गुरुत्वाकर्षण का के बारे में पता लगाया, तो ये कौन है? ये सभी संस्कृत मानव हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ एकदम नई चीज का आविष्कार किया जिसके बारे में हम नहीं जानते थे, लेकिन उनकी जो आविष्कार की हुई चीजें हैं उसमें हमने नई चीजें ढूंढी। जैसे सुई धागा था, सिंपल एक ऐसी चीज समझिए कि सुई धागा था। अब उस सुई धागे को हमने आविष्कार भी कैसे किया? हमने सिलाई मशीन बनाई, हमने उससे कितनी सारी चीज़ें, जैसे वो एक स्टेपलर हम बना लिया, हमने स्टेपलर भी एक तरीके का सुई धागा ही है। तो इस तरीके से हमने उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस क्रिएट किए। अब चूंकि आविष्कार किसी और ने किया था तो वो संस्कृत मानव है, ले हम चाहे जितना वेरिएशन कर लें, जैसे आग का आविष्कार उन्होंने किया, आज हम गैस के जरिए आग पैदा कर सकते हैं, हम पेट्रोल लगा के भी उस आग को भड़का सकते हैं। तो मेन जो आग लग रही है उसके लिए जो मसाला मैच बॉक्स में इस्तेमाल हो रहा है, अब उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें की गई, लेकिन जिसने आग का आविष्कार किया था वो संस्कृत था, लेकिन हमने उसमें वेरिएशंस पैदा किए हैं। तो हम संस्कृत मानव नहीं कहलाएंगे, हम सभ्य कराएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी पैदा की गई चीजों का हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उसमें वेरिएशंस भी कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 है, संस्कृति पाठ का लेखक कल्याण की भावना को ही संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण तत्व मानता है, स्पष्ट कीजिए। मतलब संस्कृति पाठ के जो हमारे लेखक हैं भंदत आनंद कौशलायन, इनका मानना है कि जो कल्याण की, मानव कल्याण की जो भावना है वही संस्कृति और सभ्यता का मूल तत्व है। ये चीज आपको यहाँ पर स्पष्ट करनी है। संस्कृति से ही सभ्यता का जन्म होता है, ये हम सभी जानते हैं। संस्कृति मानव से किसी नई वस्तु का आविष्कार कराती है, बिल्कुल सही है। संस्कृति का तात्पर्य है कि हमारी कोई ऐसी चीज जिसको हमें प्रेरणा प्रदान कर रही है, तो हम उससे नई चीज का आविष्कार करते हैं। तथा मनुष्य में सब कुछ त्याग देने की भावना का भाव उत्पन्न करती है, बात सही है। अब जैसे सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ के अंदर सबके पास सब कुछ था, लेकिन वो संस्कृति की प्रेरणा ही थी। उन्होंने अपना राजपाट, बीबी बच्चे, माता पिता सब कुछ त्याग दिया सिर्फ उस खोज के लिए। किसके लिए? मोक्ष की खोज के लिए। आखिर हम कैसे इस जीवन चक्र के दुखों से हम मोक्ष पा सकते हैं, तो उसकी खोज के लिए उन्होंने अपने सारा सब कुछ त्याग दिया था। यही संस्कृति सभ्यता को उत्पन्न करती है। अब उनके ज्ञान ने ही बहुत सारे लोगों को सभ्य बनाया। मानव संस्कृति एक अविभाज्य तत्व है, यानी कि जिसको हम जुदा नहीं कर सकते हैं। इसमें सदा ही लोक कल्याण का भाव निहित होता है, बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए अपना राजपाट छोड़कर शांति की प्रतिष्ठा की, ताकि त्रिषित जनता सुखी रह सके। कार्ल मार्क्स ने भी अपना सारा जीवन कष्टों में व्यतीत किया, ताकि मजदूर वर्ग सुखी हो सके। अतः लोक कल्याण का भाव ही संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके कारण ही भारतीय संस्कृति व सभ्यता अटूट है।
तो आपको समझ में आया कि लोक कल्याण की भावना जब तक संस्कृति से और सभ्यता से जुड़ी नहीं होगी तब तक वो कल्याणकारी नहीं, मतलब फायदेमंद नहीं हो सकती। तो उन सभी के मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, संस्कृत मानव जो है वो संस्कृति की प्रेरणा लेकर ही नई चीज की खोज करता है जो मानव की जाति में सभ्यता पैदा करता है। तो यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता दोनों के साथ ही लोक कल्याण की भावना जुड़ी होती है। प्रश्न संख्या 17 है, संस्कृति पाठ के आधार पर 2 उदाहरणों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर लेखक ने संस्कृति का स्वरूप समझाया है। अब 2 आधार आपको समझाने जिससे वो हमको संस्कृति का स्वरूप समझा रहे कि संस्कृति क्या होती है, वो आपको 2 उदाहरण देने हैं। लेखक भंदत आनंद जी संस्कृति के स्वरूप को समझाने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण है, जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह ही व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। अब यहाँ पर देखिए, आग का आविष्कार का कारण क्या था, अब इसका कारण क्या था। अब जिस भी कारण से वो आविष्कार हुआ हो उसमें कारण हो सकता है खाने को पकाने की, गर्मी से बचने की, प्रकाश की, कोई भी प्रेरणा जो है वो हो सकती है। या कभी कहीं बिजली गिरी हो और आग लग गई हो तो लोगों को लगा हो कि भाई ये तो बड़े काम की चीज है, तो फिर किसी व्यक्ति ने उसको आग पैदा करने का तरीका बनाया, तब लकड़ी से लकड़ी घिसी या पत्थर से पत्थर को घिसा, तो और सूर्य की रोशनी से उन्होंने रिफ्लेक्ट करके आग पैदा करी। जिस भी तरीके से आग पैदा करी गई, प्रेरणा तो जी ये देखी होगी ना कि कहीं जब आग लगी होगी, मान लेते भाई उस समय आग लगने का कारण क्या होगा, आसमानी बिजली, आकाशीय बिजली गिरी, तब उनको जाना होगा कि ये आग होती है, ऐसी होती है, तो वो उनको पता हुआ। अब उन्होंने बोला कि हम अब ये तो आसमानी बिजली गिरने के कारण है, अब हम इसको कैसे पैदा कर सकते हैं। तो उन्होंने, जिसने भी इसको किया, तो उसने सोचा कि इस आग से हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें रोशनी मिल सकती है, हमें गर्मी मिल सकती है, क्योंकि उसके पास वो लोग जब गए होंगे तो उन्हें गर्मी लगी होगी। फिर उन्होंने देखा कि उसमें जो है चीज़ें, उसमें ताप है, चीज़ें पक जाती हैं, जल जाती हैं। तो ये हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत क्या रहा कि इससे हमें बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, हम खाना पका सकते हैं, हम गर्मी पा सकते हैं, हमें रोशनी मिल सकती है। तो ये सभी जो है वो प्रेरणा के स्रोत रहे होंगे। अब सुई धागे से क्या हुआ होगा, हमको ठंड लगती है तो हमें कुछ पहनने की जरूरत पड़ती होगी, है ना, मानव को। तो अब पहनने के लिए क्या होता था कि हमने जानवरों की खालें ऐसे ही पहनना शुरू कर दिया, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से हमारी ठंड नहीं, क्योंकि हमारा शरीर पूरी तरह से ढक नहीं पाता था। तो अब ये हुआ कि हमने कपड़े को चीरना तो शुरू कर दिया। हमने कहा अब कपड़े को हम चीर तो लेते हैं, लेकिन कोई तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम जोड़ के नया कपड़ा बना लें। तो यहाँ पर अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए हमने उस सुई धागे का आविष्कार किया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने बताया कि जो भी प्रेरणा के कारण रहे होंगे, जो भी कारण रहे होंगे, वो हमारी व्यक्ति विशेष की संस्कृति रही। एक संस्कृत व्यक्ति ही नई चीज की खोज करता है। अब हमारे अंदर अगर ये बुद्धि है तभी हम नई चीज की खोज कर पाएंगे ना। उसी व्यक्ति की बुद्धि तथा विवेक ही किसी नए तथ्य की खोज कर आविष्कार करता है। तो पहला उदाहरण तो उन्होंने ये दे दिया। दूसरा है, संस्कृति ही मानव से किसी नई वस्तु का आविष्कार कराती है और मानव में लोक कल्याण की भावना व सर्वस्व त्याग की भावना भरती है। संस्कृति मन के भावों का परिष्कृत स्वरूप है और इसमें परोपकार व धैर्य का समावेश होता है। संस्कृति एक आंतरिक अनुभूति है, यानी कहने का मतलब है जो संस्कृति की जो भावना है वो क्या है, हम अपने अंदर से लेकर आते हैं। अब यहाँ पर हम कोई भी चीज़ हमें ज़रूरत है तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि हमको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, तो हम अंदर से सोचना शुरू करते हैं। तो फिर क्या होता है, हम उस नई चीज़ का आविष्कार करते हैं। अब जैसे इसको बेसिक आप समझो, आपको भूख लगी है, घर में जाते हो आप, भूख लगी है, घर में कोई नहीं है, तो भूख लगी, अब धीरे धीरे आप सोचना शुरू करें इस भूख को शांत करने के लिए मैं क्या खाऊं। तो फिर एंड में आप ये सोचते हो कि चलो मैं मैगी बना लूँ, है ना। तो आपकी भूख ने आपको प्रेरणा दी कि चलो मैं मैगी बनाता हूं। उसी तरह किसी व्यक्ति को ये प्रेरणा मिली होगी कि आग से हम ये कर सकते हैं, तो हम आग। तो यहाँ पे प्रेरणा का स्रोत जो है वो आंतरिक अनुभूति से आता है। प्रश्न संख्या 18 है, संस्कृति के स्वरूप के संदर्भ में लेखक का दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। अब लेखक क्या सोचते हैं संस्कृति के बारे में, हमें ये बताना है। लेखक का मतलब हमारे हैं भंदत आनंद कौसलायन जी।
संस्कृति के स्वरूप के संबंध में लेखक भद्रदयानंद जी का दृष्टिकोण यह है कि संस्कृति मानव में से नई वस्तु का आविष्कार कराती है। हम सभी जानते हैं ये एक प्रेरणा है जो हमसे नई वस्तु को आविष्कार कराती है और मानव में लोक कल्याण व सर्वस्व त्याग की भावना का उदय कराती है। अब मानव क्या है, जो नया आविष्कार कर रहा है उसके अंदर लोक कल्याण की भावना है और अपने सब कुछ त्याग देने की भावना है, तभी वो नई चीज की खोज में लग पाता है। सभ्यता इसी संस्कृति का परिणाम है, यानी कि जिस प्रेरणा से नई चीज की वस्तु हुई, उस वस्तु की वजह से हमारे जीवन में सुधार हुआ, तो वो क्या हो गया, हम सभ्य मानव बने और हमारी सभ्यता विकसित हुई। संस्कृति मन के भावों का परिष्कृत रूप है। मन के भावों का मतलब जो मन की चीजें हैं उन्हें हम एक्चुअल में सामने लेकर आते हैं। इसमें परोपकार व धैर्य का समावेश होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब हम कोई नई चीज का आविष्कार कर रहे हैं तो उसमें परोपकार की भावना है और आविष्कार करने के लिए धीरज का होना जरूरी है, पेशेंस। हम अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो ये थोड़ी ना आज हमने शुरू किया आज ही कहाँ खत्म हो जाए, कितने सारे आविष्कार करने में सालों लग जाते हैं। संस्कृति एक आंतरिक अनुभूति है और सभ्यता एक बाहरी है, वो तो हम बता चुके हैं। प्रेरणा अंदर से आती है, बदलाव हमारे बाहरी होते हैं, इसलिए सभ्यता बाहरी स्वरूप है और आंतरिक स्वरूप, सभ्यता आंतरिक स्वरूप, संस्कृति आंतरिक स्वरूप है। संस्कृति एक अविभाज्य तत्व है जिसे हम बांट नहीं सकते। मतलब अगर हमें कोई चीज प्रेरणा मिल रही है तो उसे हम दो भागों में नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से जो हम कार्य करेंगे वो मतलब उसको हम बांटने का काम नहीं कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की बुद्धि अथवा विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कहलाया, यानी कि जिसने नया आविष्कार करा वो संस्कृत व्यक्ति कहलाया। लेखक ने उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस योग्यता प्रवृत्ति के बल के आधार पर सुई धागे व आग का आविष्कार हुआ वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है, यानी कि जिस वजह से जो है आग और सुई धागे का आविष्कार किया गया होगा, जो भी प्रेरणा का स्रोत रहा वो क्या है, वही संस्कृति है। वो प्रेरणा क्यों हम इस चीज को उसके दिमाग में आई, वो प्रेरणा ही क्या हुई, वो संस्कृति कहलाती है। प्रश्न संख्या 19 है, आग के आविष्कार के पीछे मानव की कौन सी प्रेरणा रही होगी, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अब ये आपको अपनी सोच बतानी है कि आग का आविष्कार आखिर हमने क्यों किया होगा। अब इस बारे में आप क्या सोचते हो, क्योंकि इसमें हमारा मत पूछा गया, इसमें लेखक का मत नहीं है, ना ही ये बुक से संबंधित है, ये इस बारे का उत्तर उसमें दिया ही नहीं है। ये अब आपको आपकी सोच रखना है कि आग का आविष्कार आखिर हमने क्यों किया होगा, इसकी प्रेरणा का स्रोत क्या रहा होगा। आग मानव जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज रही है। आग के आविष्कार ने मानव जीवन और सभ्यता को बदल कर रख दिया। इसके बाद मानव भोजन पकाकर खाने लगा, मांस भून कर खाया जाने लगा, आग से प्रकाश भी मानव को मिला और कड़कड़ाती शीत में भी आग के ताप से राहत मिली। तो आग से जब हुआ तो ये सारे फायदे हुए हमको। आग के आविष्कार के पीछे मानव के पेट की ज्वाला की प्रेरणा रही होगी। इसके साथ साथ प्रकाश व ताप पाने की अधीरता ने भी आग के आविष्कार के लिए मानव को प्रेरित किया होगा। या तो हमारे पेट की आग होगी कि हम खाना कुछ अच्छा टेस्टी खा सके, ये कारण रहा होगा, या फिर हम गर्मी पाना चाहते थे ठंड भरी रातों में, वो प्रेरणा रही होगी, या हमें रोशनी चाहिए, ये प्रेरणा रही होगी। आग के आविष्कार ने मानव जीवन को सरल और सुगम व सभ्य बनाया, इसीलिए आग को अग्नि देवता का दर्जा दिया गया। अब आग के आने के बाद हमारे जीवन में बहुत तेज रफ्तार से बदलाव हुए। कारण क्या था, हमने एक आविष्कार ने कई चीजों में बदलाव लाया। हमने रोशनी को जाना, गर्मी को जाना, हमने जहां एक तरफ खाना पकाना उनमें वेरिएशन करना जान गए हम। तो इसलिए इसको अग्नि देवता का नाम दिया गया, क्योंकि इसने बहुत तेजी से हमारे जीवन में सुधार किया। प्रश्न संख्या 20 है, संस्कृति पाठ के लेखक की दृष्टि में भूखे को भोजन देने वाले श्रमिकों और पीड़ित मानवता के उद्धारक भी संस्कृत व्यक्ति हैं। अब देखिए क्या है, जो हमारे लेखक है उनकी दृष्टि में जो दूसरों को भोजन देते हैं, जो भूखे लोग हैं उनको हम भोजन देते हैं, देने वाले श्रमिक और पीड़ित, जो मजदूर हैं और जो लोग पीड़ित हैं, उनका उद्धार करने वाले भी संस्कृत व्यक्ति ही हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? अभी तक हम संस्कृत व्यक्ति के बारे में क्या जान पाए कि जो नई चीजों का आविष्कार करते हैं वो संस्कृत व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे लेखक ने एक नई बात और बोली। यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर भूखा है और हम उसको भोजन दे रहे हैं, या किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, शोषण किया जा रहा है,
अगर हम उसके शोषण को रोकते हैं और उसे उस गर्त से निकालकर बाहर करते हैं तो हम एक संस्कृत व्यक्ति हैं। अब इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? अब यहाँ दो चीजें, एक आविष्कार करने वाला और एक परोपकार करने वाला, दो लोग हो गए हैं यहाँ पे। तो अब इसमें आप क्या मानेंगे कि जो परोपकार कर रहा है वो संस्कृत व्यक्ति है? अब देखिए, हमारे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि वो किसी के जीवन में सुधार ला रहा है, उसके जीवन को सुधार रहा है और उसका जीवन सही हो रहा है, तो यानी कि उसका जीवन सभ्य बन रहा है, सभ्यता का। तो संस्कृति का मतलब क्या है? सभ्यता का विकास करना, है ना। देखिए क्या पाठ में लेखक भंडत आर्य जी के अनुसार जो व्यक्ति भूखे को भोजन दे, श्रमिकों और पीड़ित मानवता के उद्धारक हों, वे वास्तव में संस्कृत व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके इस कार्य से मानव कल्याण की भावना निहित है। जहां एक कल्याण हो रहा है, वहीं जिनके साथ हम ऐसा कर रहे हैं, यानी भूखा व्यक्ति जो है और जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके जीवन में भी तो सुधार हो रहा है ना। तो यहाँ पर मानव कल्याण भी है और सुधार भी है मानव के जीवन में। तो वहां पर हमने सभ्यता डेवलप होते हुए भी देखा, उसे एक सभ्य मानव बनते हुए भी देखा। निहित है जो मानव के लिए उपयोगी वस्तुओं का आविष्कार कराती है। जिस आविष्कार या कार्य से मानव का कल्याण ना छिपा हो या जो आत्म विनाश के साधनों को बढ़ावा दे, ऐसे व्यक्ति कभी संस्कृत नहीं हो सकते। वे तो असंस्कृति का स्वरूप धारण कर लेते हैं। संस्कृत व्यक्ति केवल अपने बारे में ना सोचकर सदा व्यापक हित का ध्यान में रखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि संस्कृत व्यक्ति क्या है? वो हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए सोच रहा है। तो इस कारण हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो हम भूखे को खाना दे रहे हैं या पीड़ितों की मुक्ति करा रहे हैं, तो यहाँ पर भी परोपकार या मानव कल्याण की भावना छिपी है। इसलिए वो भी जो है एक संस्कृत व्यक्ति ही कहलाएगा जो ये सारे काम करता है। प्रश्न संख्या 21 है, संस्कृति निबंध में मानव की ज्ञान पाने की इच्छा और भौतिक प्रेरणा को किन उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया है? अब यहाँ पर जो भौतिक प्रेरणा है, हमारे प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं हमें प्रेरणा देती हैं कि इससे हम किसी चीज़ का निर्माण करें, और साथ ही साथ मानव के ज्ञान पाने की इच्छा, ये दो चीज़ें जो हैं आपको बताया गया पाठ में किन उदाहरणों द्वारा व्यक्त की गई हैं। पाठ संस्कृति में ज्ञान पाने की इच्छा को लेखक ने न्यूटन के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि न्यूटन का पेट भरा था, सब कुछ था, वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, वो सिर्फ एक सेब गिरा तो उसने ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि अरे यहाँ पर किसी कारण से तो ये गिर रहा है। तो ये क्या हुआ? ये एक था मानव के ज्ञान पाने की इच्छा कि हम सब कुछ जान लेना चाहते हैं। न्यूटन एक संस्कृत व्यक्ति था जिसे मानव कल्याण हेतु गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। आज का विद्यार्थी उससे अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कहला सकता। हम गुरुत्वाकर्षण की वजह से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम न्यूटन नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उसने इस चीज के बारे में पता लगाया था। कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख और गरीबी में बिता दिया ताकि मजदूर सुखी हों। ऐसे व्यक्ति किसी भौतिक प्रेरणा से त्याग नहीं करते, वरन वे मानव कल्याण हेतु कार्य करते हैं, और भौतिक प्रेरणा और ज्ञान पाने की इच्छा भी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। अब कार्ल मार्क्स का जो उदाहरण दिया, उनके सामने मजदूरों का इतना शोषण हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो उन्होंने अपने सामने प्रेजेंट चीजों से प्रेरणा ली और क्या हुआ? उन्होंने मजदूरों की स्थिति में सुधार किया। तो इस तरीके से ज्ञान पाने की इच्छा और भौतिक प्रेरणा, ये दोनों ही उन्होंने न्यूटन और कार्ल मार्क्स के उदाहरणों द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करी है। प्रश्न संख्या 22 है, संस्कृति पाठ में संस्कृति का मूल तत्व किसे माना गया है? उसके अभाव में संस्कृति क्या कहलाती है? उदाहरण देकर समझाइए। तो संस्कृति का मूल तत्व माना गया है मानव कल्याण, यानी कि पूरी मानव जाति का कल्याण जिस भावना में निहित हो और उससे नई चीज का आविष्कार हो, वो संस्कृति कहलाती है। लेकिन जब इस नए आविष्कार में ये मानव कल्याण की भावना हट जाती है, तब ये क्या बन जाती है? असंस्कृति बन जाती है। पाठ संस्कृति में संस्कृति का मूल तत्व उसमें छिपी मानव कल्याण की भावना है। यदि संस्कृति से कल्याण की भावना हट जाती है, यानी कि हम दूसरों के कल्याण के लिए वो चीजें प्रेरणा ले रहे हैं, तो जब उससे वो मानव कल्याण की भावना हट जाती है तो वह असंस्कृति कहलाएगी। ऐसी असंस्कृति का परिणाम असभ्यता होगी। अब इस असंस्कृति की वजह से जो चीज भी पैदा होगी वो क्या होगी? असभ्यता होगी। उससे मानव सभ्यता का कभी विकास नहीं होगा, हमेशा विनाश ही होगा। जबकि संस्कृति से सभ्यता का जन्म व विकास होता है। सभ्यता का जन्म होता है यानी कि हम हमेशा अपने आप का विकास करते जाते हैं, हम अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखते जाते हैं।
मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है जिसे हम बांट नहीं सकते हैं, इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसके मूल में छिपी मानव कल्याण की भावना मनुष्य से त्याग और आविष्कार कराती है। त्याग क्यों कराती है? हम अपनी सारी चीज़ों, अब हम अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को अपने आप से अलग करना पड़ता है, तब कहीं हम उस चीज़ का आविष्कार कर पाएंगे। तो इसीलिए उसमें त्याग और मानव कल्याण की भावना छिपी होती है, जिससे जन्मी सभ्यता से हमारे रहन सहन व विकास का पता चलता है। अब चीज़ें जो आविष्कार हुई उससे क्या हुआ? हमारे रहन सहन और जीवन के तरीकों में सुधार ही हुआ, हमने धीरे धीरे विकास किया है। सभ्यता और संस्कृति दो अलग अलग वस्तुएं होने पर भी एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हैं। ये दो अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन अगर एक ना हो तो दूसरे का होना संभव नहीं है। इसलिए अलग होते हुए भी इस कारण से ये आपस में जुड़ी हुई हैं। इनके मूल में मानव कल्याण की भावना ही निहित होती है। तो संस्कृति के मूल में क्या छिपी होती है? मानव कल्याण की भावना। प्रश्न संख्या 23 है, संस्कृति पाठ में आग एवं सुई धागे के आविष्कार को एक बहुत बड़ी खोज माना गया है। इस खोज के प्रेरणा स्रोत क्या रहे होंगे, आप स्पष्ट कीजिए। हमने आग का प्रेरणा स्रोत तो देख लिया, पर सुई धागे का भी क्या प्रेरणा स्रोत रहा होगा वो हमने आपको वर्बली बताया। अगर ये क्वेश्चन में आता है तो इसे आप अलग अलग पॉइंट्स में लिख देंगे। पाठ संस्कृति में सुई धागे के आविष्कार को एक बहुत बड़ी खोज माना गया। इस खोज के प्रेरणा स्रोत निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, जब मानव को सर्दी और गर्मी लगती होगी तो वह इनसे बचने के लिए उपाय सोचता होगा, और कपड़े को सिलने और पहनने की कल्पना और आवश्यकता ने उसे सुई धागे की खोज के लिए प्रेरित किया होगा। जब उसे गर्मी लगी या ठंड लगी तो उसे कपड़ों की आवश्यकता पड़ी। अब उसे सोचा कि भाई इसको हम कैसे बना सकते हैं, तब उसने सुई धागे का आविष्कार के बारे में सोचा होगा। दूसरा है, यदि मानव पहले अपने शरीर को पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल व पत्ती आदि से ढकता होगा, पर जब मानव ने सभ्यता की तरफ कदम आगे बढ़ाए तो उसने स्वयं के शरीर को सजाने के लिए सिली हुई पोशाकों और सुई धागे के आविष्कार के विषय में सोचा। हो सकता है ये भी कारण रहा हो कि भाई अपने शरीर को सजाने के लिए हमने सुई धागे का आविष्कार हमने किया होगा। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या है? अब इसको इतनी बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसने हमारे जीवन में कहते हैं क्रांतिकारी बदलाव किए। क्योंकि जब अब उसमें जो प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य रह रहा था वो कच्चा मांस खा रहा था, कच्चा खाना खा रहा था, रात में तो वो बिल्कुल निसहाय हो जाता था, उसे दिखता नहीं था। फिर दूसरा, गर्मी ठंड के टाइम भी वो अपने आप को गर्म नहीं रख पाता था। तो उस आग से आविष्कार से पहले जो मानव का जीवन था वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था। लेकिन जैसे ही आग का आविष्कार हुआ, मनुष्य ने धीरे धीरे कर कर बहुत सारी चीज़ें उन आग से कर ली। तो इसलिए हमारी सभ्यता का जो एक विकास की जो शुरुआत हुई वो कब से हुई? जब आग का आविष्कार हुआ। आग की खोज मानव द्वारा की गई एक बड़ी खोज मानी जाती है, क्योंकि इस खोज से उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आया। अमूलचूल मतलब बेसिक जो कहते हैं ना, सबसे पहला परिवर्तन मानव सभ्यता में आग के आविष्कार के बाद से ही शुरू हुआ और उसके जीवन जीने का ढंग बदल गया। अभी तक वह अग्नि के स्वरूप से अनभिज्ञ था, वो क्या कर सकता है अग्नि से वो नहीं जानता था। परंतु जैसे ही उसने अग्नि का आविष्कार किया वैसे ही उसके द्वारा की गई यह खोज उसके लिए एक विशिष्ट प्रसन्नता का आधार बन गई, क्योंकि वो नहीं जानता था भाई, उसने बेसिक ज़रूरत के लिए किया। लेकिन जब उसने आविष्कार कर लिया तो वो उसके लिए क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि उसने धीरे धीरे उससे बहुत कुछ करना शुरू कर दिया। भोजन पकाकर खाना, सर्दी से बचना, अंधकार से सुरक्षा, ये कुछ कारण ऐसी खोज की प्रेरणा के स्रोत रहे होंगे। इसी प्रेरणा के बल पर उसने आग का आविष्कार किया होगा। प्रश्न संख्या 25 है, वास्तविक अर्थों में सभ्य और संस्कृत व्यक्ति में क्या अंतर है? अब सभ्य और संस्कृत व्यक्ति में क्या अंतर है? अगर हम वास्तविक अर्थों में देखें तो संस्कृत व्यक्ति वो होता है जो नई चीज़ों का आविष्कार करता है, जो अभी तक नहीं खोजे गए। जैसे कि अब आप संस्कृत व्यक्ति आप बोल सकते हो न्यूटन हैं, अब्राहम लिंकन हैं, आपका क्या कहते हैं ग्राहम बेल हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने नई चीज़ों की खोज करी। अब उन खोजों की वजह से जब मनुष्य ने उन खोजों का इस्तेमाल किया और हमारे जीवन में जब विकास हुआ तो जिन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया वो कहलाए सभ्य मानव। तो समझ में आया संस्कृत मानव कौन है और सभ्य मानव। हम जो लोग की गई खोजों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुधारते हैं वो सभ्य मानव कहलाते हैं, और जो नई खोजें करते हैं वो संस्कृत मानव कहलाते हैं।
अपनी बुद्धि के बल पर किसी नए तथ्य का दर्शन करने वाला व्यक्ति वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति है। समझ में आया? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके नई चीजों की खोज करने वाला व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नवीन वस्तु की खोज करता है, नई चीज की करता है, और वह वस्तु उसकी संतान को सहजता से अनायास ही प्राप्त हो जाती है, उसके बच्चे को अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में संतान अपने पिता की तरह सभ्य अवश्य ही बन जाएगा। मतलब अब पिता ने जो खोज किया और अपने जीवन में जो डेवलपमेंट किया, उसकी तरह वो, उसका जो पुत्र है या संतान है, वो वैसा सभ्य तो बनेगा, लेकिन तू अपने पिता की तरह सुसंस्कृत नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज की खोज नहीं करी है, वो उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरणतः न्यूटन संस्कृत मनुष्य थे क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज करी थी। आज के विद्यार्थी भौतिकी के इस सिद्धांत से न केवल परिचित हैं, अपितु इससे जुड़ी अनेक बातों का ज्ञान रखते हैं, जो ज्ञान हो सकता है न्यूटन भी नहीं रखता हो, लेकिन आज के विद्यार्थी को उसका ज्ञान है। लेकिन तब भी आज का विद्यार्थी जो है वो संस्कृत नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसका जो बेसिक तत्व है गुरुत्वाकर्षण, उसका खोज किसने करी? न्यूटन ने करी थी, इसलिए वो संस्कृत है। और विद्यार्थी उसको लेकर नए नए तथ्य सीख रहे हैं, इसलिए वो सभ्य कहलाएंगे। परिचित हैं अपितु उनसे जुड़ी अनेक बातों का ज्ञान रखते हैं। ऐसे विद्यार्थी न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य चाहे कहे जाएं, परंतु न्यूटन जितना संस्कृत उन्हें नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कोई नई चीज की खोज नहीं करी, उन्होंने पुरानी ही चीज में नए डेवलपमेंट करके उसके बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन उतनी वो उन्होंने उस चीज की खोज नहीं करी है। तो समझ में आया संस्कृत मानव कौन है और सभ्य मानव कौन है। तो ये जो बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, जो अभी तक मुझे इसके लिए कि बहुत सारे कमेंट्स आए कि ये चैप्टर हम लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत इजी चैप्टर है। और ऐसे इस्तेमाल होने वाले शब्द संस्कृति और सभ्यता जो हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, इस चैप्टर में बहुत ही क्लियरली हमको इसके बारे में समझाया गया है, और मैंने इसे आपको बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, संस्कृत मानव कौन होता है, सभ्य मानव कौन होता है, सभी कुछ। तो ये चैप्टर एक तरीके से क्लियर हो गया, क्योंकि एक निबंध था, हमें पूरी तरीके से इसमें सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था। तो अच्छे से क्लियर हो चुका, क्वेश्चंस भी कर लिए, तो तैयारी तो हम एग्जाम की कर चुके हैं, तो अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।